18 जुलाई 1947 ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में भारत की आज़ादी के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह घोषणा हुई कि अब भारत आज़ाद हो जाएगा। इससे देश में एक तरफ जश्न का माहौल था तो वहीं दूसरी तरफ राज्य रजवाड़ों में चिंता बनी हुई थी, क्योंकि इसी प्रस्ताव में यह भी तय किया गया कि भारत को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा होगा हिंदुस्तान, दूसरा होगा पाकिस्तान। बहुत सी रियासतों के राजा इस बात से असमंजस में थे कि वे पाकिस्तान में जाएं या हिंदुस्तान में जाएं या फिर स्वतंत्र रहें। कौन सी रियासतें भारत में कब और कैसे शामिल हुईं, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं इतिहास के उस दौर में जब राज्य रजवाड़ों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विलय करने की कवायद चल रही थी। ये कहानी शुरू होती है साल 1945 से। ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल चुनाव हार जाते हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट रिचर्ड एटली। ये वो दौर था जब एक और आज़ादी को लेकर भारत में आंदोलन हो रहे थे और दूसरी जगह धर्म के नाम पर दंगे हो रहे थे। भारत के हालातों से निपटने के लिए उस समय के वायसराय आर्चिबाल्ड वेबल नाकाम साबित हो रहे थे। 12 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया गया। अब एक तरफ भारत में आज़ादी की लहर चरम पर थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दो बार विश्व युद्ध लड़ने के बाद ब्रिटिश हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह इन आंदोलनों को दबाकर कुचलकर भारत पर अपना राज कायम रख सके। इसलिए ब्रिटेन की संसद में भारत की आज़ादी के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कुल 20 धाराएं थीं। इस प्रस्ताव की हर एक धारा से भारत का भविष्य तय होना था। इस प्रस्ताव ने रियासतों को आज़ादी दे दी। वो कैसे? वो ऐसे कि साल 1823 तक भारत की लगभग सभी रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर चुकी थी, या यूँ कहें कि अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन ब्रिटिश के संसद में जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसकी धारा 8 में साफ साफ लिखा गया था कि सभी रियासतों को ये आज़ादी होगी कि वो अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में जा सकती हैं या फिर स्वतंत्र रह सकती हैं। यानी अब भारत की रियासतें आज़ाद हो चुकी थीं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अधिकांश रजवाड़ों के राजा खुद को भारत से अलग व आज़ाद रखना चाहते थे। इन कठिन परिस्थितियों में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान बनाना था। वर्ष 1946 के अक्टूबर महीने तक तय हो चुका था कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। जब मार्च 1947 को माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण के लिए नया वायसराय बनाकर भारत भेजा गया, तो उन्होंने आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की। साथ ही यह भी निश्चित हो गया कि मुल्क का बंटवारा होगा। बनने वाले दो नए राष्ट्र थे, भारत और पाकिस्तान। माउंटबेटन के आते ही सत्ता हस्तांतरण, सीमा निर्धारण और संपत्तियों के बंटवारे के काम में अचानक तेजी आ गई। 14 मई को देश के विभाजन पर मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंतिम तौर पर स्वीकृति दे दी। 17 जून 1947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। 18 जुलाई को इसे शाही स्वीकृति मिली, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा उसके एक भाग को काटकर नवगठित राज्य पाकिस्तान का उदय हुआ। पाकिस्तान के अधीन पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं सिंध का भाग आया। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा शेष भूभाग भारत के साथ रहा। इस अधिनियम से ब्रिटिश भारत की रियासतें अंग्रेजी राज की गुलामी से तो मुक्त हो गईं, परंतु उन्हें राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला। उन्हें यह सुझाव दिया गया कि या भारत में रहें या पाकिस्तान में रहें, इसी में उनका हित है। इस अधिनियम के लागू होते ही रियासतों की सुरक्षा की अंग्रेज़ों की जिम्मेदारी भी स्वतः ही समाप्त हो गई। जिस समय ब्रिटिश भारत छोड़ रहे थे उस समय यहाँ 562 देसी रियासतें थीं, जिनको एक भारत में जोड़ना बहुत ही मुश्किल कार्य था। इसी के लिए भारत ने 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल तथा सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। वीपी मेनन माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार भी थे।
562 रियासतों में से सिर्फ 3 को छोड़कर सभी ने भारत में विलय का फैसला किया। ये 3 रियासतें थीं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इस बीच भोपाल, जूनागढ़, इंदौर और हैदराबाद की रियासतों से मांग उठ रही थी कि 15 अगस्त को उन्हें भारत में विलय से अलग रखा जाए, उन्हें अपना फैसला खुद करने दिया जाए। भोपाल के नवाब ने तो अपने सलाहकार को लंदन भी भेज दिया था, साथ में इस बारे में माउंटबेटन और जिन्ना को खत भी लिख दिया। वहीं त्रावणकोर ने भी भारत में विलय नहीं होकर स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा कर दी। हैदराबाद ने भारत में विलय से बिल्कुल इनकार ही कर दिया। उसने फ्रांस के राजनयिक संबंधों के लिए चोरी चुपके पहल करने की कोशिश कर दी और नागालैंड ने भी खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित करने की इच्छा जाहिर की। अब सारे मामले में इंटरफेयर करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी सक्रियता शुरू होती है और उन्होंने इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की। पटेल ने भारतीय नरेशों से सावधानी से वार्तालाप किया और पूरा यह भी ध्यान रखा कि किसी भी राजा के सम्मान को चोट ना लगे और वह भारत में विलय की बात मान लें। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भोपाल के नवाब ने अपने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को अधिकृत कर कार्यरत घोषित कर दिया और बोले, भैया अपन चलाएंगे अपना देश अलग। माउंटबेटन ने दिल्ली में एक सभा का आयोजन किया 25 जुलाई 1947 को। इस सभा में भी भोपाल के नवाब नहीं पहुंचे, लेकिन बाद में माउंटबेटन ने कहा कि भाई सुन लो, समझ जाओ, स्थितियां खराब हो जाएंगी वरना तुम्हारी। और फिर काफ़ी कुछ समझाने के बाद स्थितियां ऐसी बनी कि मजबूरी में भोपाल के नवाब को संधि करनी पड़ी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। वहीं त्रावणकोर में जनता भारत के साथ विलय पक्ष में थी। इसके चलते वहां स्थितियां बिगड़ गईं और वहां के राजा को मजबूरी में भारत में विलय होना पड़ा। अब आते हैं हैदराबाद की रियासत पर। अंग्रेजों के दिनों में भी हैदराबाद की अपनी सेना, रेल सेवा और डाक तार विभाग हुआ करता था। उस समय आबादी और कुल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। उसका क्षेत्रफल 82,697 वर्ग मील था, जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक था। हैदराबाद की आबादी का 80% हिंदू लोग थे, जबकि अल्पसंख्यक होते हुए भी मुसलमान प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए थे। हैदराबाद के निजाम भी पूरी तरह से भारत में विलय के खिलाफ थे। इतिहासकार के.एम. मुंशी की किताब एंड ऑफ एन इरा में लिखा है कि निजाम ने जिन्ना को संदेश भेजकर यह जानने की कोशिश की थी कि अगर भारत उनके ऊपर हमला करे तो क्या वे हैदराबाद का समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री नेहरू और माउंटबेटन चाहते थे कि इस मसले को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाए, लेकिन सरदार पटेल इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि हैदराबाद एक पेट में कैंसर के समान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक समय अब ऐसा आया जब निजाम को लगा कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली और भारत सरकार किसी भी कीमत पर हैदराबाद को भारत में विलय कर लेगी। तो उसने पेशकश की कि हैदराबाद को एक स्वायत्त राज्य रखते हुए विदेशी मामले, रक्षा, संचार की जिम्मेदारी भारत सरकार स्वयं ले ले और हैदराबाद को एक स्वायत्त राज्य रहने दे। बट पटेल साहब इस बात के समर्थन में नहीं थे। वो चाहते थे हैदराबाद पर सैन्य कार्यवाही करना। उसी दौरान पटेल साहब ने अपने जनरल के.एम. करियप्पा को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई अगर हम हैदराबाद पर हमला करें या सैन्य कार्यवाही करें तो अगर पाकिस्तान उसके समर्थन में आता है तो क्या हम पाकिस्तान से निपटने के लिए तैयार हैं। उसी समय करियप्पा ने एक शब्द में जवाब दिया, हाँ, और उसके बाद मीटिंग हुई समाप्त। सरदार पटेल हैदराबाद के खिलाफ सैन्य कार्यवाही को अंतिम रूप दें उससे पहले निजाम का मंत्री पटेल साहब से मिलने आता है और वो क्या कहता है आप खुद ही सुनिए। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे हैदराबाद आजाद रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और निजाम साहब की बात और है, वो खुदा के वली, उनके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले उन्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मरने वालों में सिर्फ हम ही होंगे। 1,40,00,000 हिंदुओं को इससे पहले मरना होगा। अब सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अंतिम रूप दिया।
पटेल साहब ने गुप्त तरीके से योजना को अंजाम देते हुए भारतीय सेना को हैदराबाद भेज दिया। जब ये बात नेहरू जी को पता चली तो वो चिंतित हो गए। भारतीय सेना की इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। भारतीय सेना की कार्रवाई हैदराबाद में 5 दिनों तक चली। इसमें 1373 राजकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी शहीद हुए। भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए जबकि 96 जवान घायल हुए। भारतीय सेना की कार्रवाई शुरू होने से 2 दिन पहले ही 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया था। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को यूएन में उठाया और सोवियत संघ, चीन और यूक्रेन भारत के साथ खड़े रहे। अगर यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठता तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काफ़ी फ़ायदा मिलता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मामले पर विचार के लिए 17 सितंबर 1948 की तारीख तय की गई, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही निज़ाम ने सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तान और उसके समर्थकों का चेहरा फक पड़ गया जब रही सही कसर पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने बैठक में नहीं आने से पूरी हो गई, यानी पूरा मामला ही खत्म हो गया। लंबे चौड़े हैदराबाद का कुछ हिस्सा बाद में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक चला गया और इसी बड़े हिस्से को मिलाकर आंध्र प्रदेश बना। तो इस तरह से सरदार पटेल ने संपूर्ण भारत को एक कर दिया। उसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य तेलंगाना बना। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा।